नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। और इस वीडियो में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 लेके आए हैं आपके लिए, जिसको हम एटॉमिक नंबर के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले, फिर से बता देता हूँ आपको कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटॉमिक नंबर बेसिकली न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की संख्या होती है, क्योंकि सारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। क्योंकि जो भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे न्यूट्रल हो, क्योंकि या तो वो न्यूट्रॉन हो या फिर एक प्रोटॉन हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबरों की संख्या हमेशा प्रोटॉन के नंबरों की संख्या के बराबर होती है। और इसी फिनोमेना के कारण, इसी चीज़ के कारण, इसी थ्योरी के कारण हमारा एक एटम न्यूट्रल होता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो बिना कुछ करे हम लोगों का एक ऐसे ही एक चार्ज डेवलप हुआ रहेगा। या तो प्रोटॉन अगर ज़्यादा होंगे तो पॉजिटिवली होगा, अगर न्यूट्रॉन और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। तो ऐसे करके इसको देखते हैं हम। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे क्या हम पढ़ेंगे। मास नंबर। ठीक है, मास नंबर जान लेते हैं क्या होता है। मास नंबर बेसिकली सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का, क्योंकि बेसिक मास हम लोगों का यही लाई करता है। इलेक्ट्रॉन्स का अपना खुद का इतना ज़्यादा कुछ खास मास नहीं होता है। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31 kg, यानी कि आप 1 किलो को डिवाइड कर दीजिए 31 से, मतलब 10⁻31 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो इतना ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंट कोई मास आता नहीं है इसका। तो इसका बेसिक मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या के सम्मिश्र के बराबर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। और इसको हमेशा इस चीज़ में ऐसे जो डिनोशन होता है इसका, उसमें हम हमेशा नीचे प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर और ऊपर एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं जो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब जान लेते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स बेसिकली मैंने जो याद करने का तरीका देखा था, इसको मैं आपको उससे बताता हूँ। पहले बता देता हूँ आपको होता क्या है, फिर मैं आपको बताऊँगा याद कैसे करेंगे। क्योंकि आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो आइसोटोप्स को डिस्कवर कराता है सॉर्डी ने, एफ सॉर्डी ने। तो इसका था क्या कि आइसोटोप्स आर द सेम एटॉमिक नंबर इन बट इन डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी कि जो इसकी जो नीचे प्रोटॉन्स की संख्या होती है वो सब में बराबर होती है, लेकिन मास नंबर यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या हमेशा डिफरेंट होती है। तो ये एक ही उसका हो सकता है या डिफरेंट उसका। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर प्रोटीनियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटेरियम है। तो इसमें सबका अलग अलग होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन का ही एक अपने अपने आइसोटोप्स हैं। तो और उसके बाद में आता है क्या, मास नंबर सेम होगा। तो और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। तो इसको मैंने याद कैसे करा था वो आपको बता देता हूँ कि आइसोटोप्स में देखो पी होता है ना, तो पी हमेशा ऐसे लिखते हैं अपन, ऐसे। ठीक है, तो ये पी का हमेशा नीचे को रहता है, तो यानी नीचे वाले जितने होंगे सारे सेम होंगे। तो ऐसे मैंने याद करा था। और ऐसे ही उसका उल्टा आइसोटोप्स का आइसोबार हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर को होता है ये चीज़, समझ रहे हैं आप। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने याद करा था, जिसमें नीचे का होगा उसमें नीचे सारे सेम होंगे। और नीचे क्या होता है हमेशा प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा इसमें। और इसमें हमेशा एटॉमिक मास सेम होगा आइसोबार में। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पोजेसिंग द सेम मास, सेम न्यूट्रॉन्स एंड हैव डिफरेंट मासेस। मतलब सेम, इसमें न्यूट्रॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन मास डिफरेंट होता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप उनको देख सकते हैं, जैसे 2He4, 15p31, और ऐसे करके कुछ डिफरेंट इसमें हम लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है कि थॉमसन ने अपनी जो थ्योरी दी थी, मैंने आपको समझा दिया। आपको रदरफोर्ड का आपको थोड़ा बहुत समझाया था, लेकिन आगे देख लेते हैं क्या था कि बम्बार्डमेंट जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन पे जब भी एक अल्फा पार्टिकल पड़ता था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव 2He4 है, He हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हीलियम एक हमेशा सेकंड, हीलियम काय में आता है मेरे को बताएंगे। हीलियम हमेशा जीरो ग्रुप का एलिमेंट है, और जीरो ग्रुप के जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये नोबल गैसेज होती हैं बेसिकली। तो यहाँ हम देख रहे थे कि
जब भी एक अल्फा पार्टिकल एक नेगेटिवली चार्ज पे पड़ता है तो वो हमेशा एक एक्यूट एंगल से डेविएट हो जाता है अपने पाथ से, और जब भी वो एक पॉजिटिव पे आता है तो 180 डिग्री पे लैंड बैक हो जाता है। और जहाँ भी खाली स्पेस पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का एम्प्टी पड़ता है, तो जब भी वहाँ पे पड़ता है तो वो सीधे सीधे निकल जाता है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता कोई, क्योंकि वहाँ पर कोई है, कुछ चीज़ ही नहीं है वहाँ पर, इसीलिए। तो बेसिकली यही चीज़ें इनने बताई, तो हम वो पढ़ देते हैं। तो मेजर पोर्शन ऑफ द एटम इज इनसाइड इज एम्प्टी, जो मैं आपको बताया मैंने आपको। अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट, ठीक है। द एटम इज वेरी स्मॉल, विच इज पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द बॉडी। अल्फा पार्टिकल रेपेल्ड फ्रॉम द मेटल फॉइल, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट के कारण वो 180 डिग्री पर रेपेल बैक हो जाता है, जिस डायरेक्शन में आया था उस डायरेक्शन में वापस चला गया। उसके बाद क्या था, the whole mass of the atom is concentrated in the nucleus, so it is very heavy and rigid। जो मोस्ट ऑफ द जो मास होता है एटम का, वो सारा का सारा मास, जो एक छोटा सा जैसे 10⁻⁻10 मीटर का रेडियस का एक एटम होता है, तो उसके भी एक छोटे से पार्ट में पूरा कंसनट्रेटेड होता है मास एटम का, ठीक है। क्योंकि उसके मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, प्लस इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का अपना खुद इतना सिग्निफिकेंट मास होता नहीं है, तो इसके कारण सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके मेन पोस्टुलेट क्या थे, एन एटम मेनली एंड लार्जली कंसिस्ट ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ईच एटम कंटेन्स हैवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली हैवी मेन जिसमें सारा मास वो होता है कंटेन, वो सारा एक न्यूक्लियस में होता है, जो कि सेंटर ऑफ द एटम में एग्जिस्ट करता है, सेंटर ऑफ द एटम में होता है। उसके बाद क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड हैव कॉल्ड प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। और इसके आगे रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्यों, जब भी कोई एक स्ट्रेट जा रही होती है तो वो क्या होता है, कभी एक टाइम पे तो हिट करती है, दूसरे टाइम पे जैसे ही वो अपने पाथ से हट जाता है तो वो हिट नहीं कर पाती है। उसके बाद क्या, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल्ड बिकॉज ही कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ रिवॉल्विंग एटम। एटम रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं, तो उसके कारण को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हमारे रदरफोर्ड, ठीक है। तो ये कुछ और भी कुछ सारी चीज़ें थी, जैसे कि ये अपनी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अच्छे से, और भी कई सारे फैक्टर्स थे, या फिर इन पास एक अपनी टेक्निकल एडवांसमेंट जितनी अपने टाइम की थी उतना ही एक्सप्लेन कर पाए थे, और बाकी का पोर्शन आगे वाले लोगों ने कर दिया एक्सप्लेन। तो इसके बाद हम देखेंगे किसका, बोर्स का एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और बोर्स के एटॉमिक मॉडल में जान लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें पढ़ना है हमको। और मैं आगे आपको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि रदरफोर्ड और क्या क्या चीज़ों में फेल हुए थे थोड़े, क्योंकि आपको ये भी जानना जरूरी है कि इनने क्या क्या नहीं बता पाए थे हमको, जिस कारण इनको रिजेक्ट करना पड़ा, जो आगे आया वो इतना अच्छा क्यों था। तो बेसिकली इनका कहना ये था कि कोई भी जो रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने इनने बता तो दिया था कि कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है इसके आजू बाजू, लेकिन इनने ये नहीं बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इनने ये बताया था कि जो अपने अगल बगल रिवॉल्व करते समय हीट भी रेडिएट करती है, तो इसके कारण तो इनका ये होना चाहिए था ना कि अगर हीट रेडिएट कर रही है तो घूमते 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 एक टाइम पे बाद क्या होता कि अब उसका एक पाथ छोटा होता जाता है, उसका जो ऑर्बिट होता है वो छोटा होता जाता है, और छोटा होते 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 वो एक टाइम पे आके न्यूक्लियस में गिर जाता है। और अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर ख़त्म हो रहे थे, मतलब धीमे धीमे अगर वो न्यूक्लियस में जाके मर्ज हो रहे थे या गिर रहे थे या जो भी हो रहा था, तो उसकी इसके कारण जो स्टेबिलिटी है वो कैसे एक्सप्लेन कर पाए, या वो स्टेबिलिटी कैसे आई, तो उसको आगे बताने के लिए हमारे नील बोर साहब आए 1913 में। इनने बताया हम लोगों को कि इन्होंने बेसिकली क्या था कि प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर इन्होंने हमें एक्सप्लेन करा कि नील बोर प्रपोज द एटॉमिक मॉडल विच इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जिसमें स्पिन क्वांटम नंबर वगैरह पढ़ते हैं हम, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब पढ़ते हैं जिसमें हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इन लोगों ने इनने क्या बताया कि एन इलेक्ट्रॉन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी एक एटम होता है वो हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट, ठीक है, कॉल्ड ऑर्बिट्स। और ये ऑर्बिट का अपनी खुद की एक डिस्टिंक्ट एनर्जी होती है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो डज नॉट लूज और गेन एनर्जी, यानी कि ऐसी मतलब हवा में कोई भी एक एनर्जी गेन नहीं हो जाती है और कहीं भी लूज़ नहीं हो जाती है, भले ही हम
अपने बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई करें, एक एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल हम हीट उससे ले लें या सप्लाई कर दें, तो उसको अलग पोर्शन में रखते हैं हम। इसके बाद क्या था कि इन्होंने ये भी बताया कि उसकी एनर्जी क्या होती है जिससे एक डिस्टिंक्ट पाथ में रिवॉल्व कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि ओनली दोज ऑर्बिट आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम, एक मिनट बस, एक मिनट रुकिए आप, थोड़ा लाइट का दिक्कत हो रही है। चलिए अब लाइट चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इतने से पढ़ लेंगे, हम कहीं तो दे रहा है हमको। तो इन्होंने बेसिकली क्या बताया हमको कि NH/2π, यहाँ पे n दिखा नहीं है लेकिन n होता है, n डिपेंड करता है, n डिनोट करता है हर ऑर्बिट को। जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो 1, सेकंड होगा तो 2, ऐसे करके डिपेंड करता है n = 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर्स पे, ठीक है। तो NH/2π, और अपन को h की वैल्यू पता ही है 3.34 × 10⁻⁻ जितनी भी होती है उतनी, तो हमारी h की वैल्यू वो डिनोट करता है। और यहाँ इन आखिरी पॉइंट इनका ये था कि जब भी इलेक्ट्रॉन को हीट सप्लाई करी जाती है तो वो एक्साइटेड होकर ऊपर वाली ऑर्बिट में चला जाता है, और कुछ छोटे से मतलब 10⁻⁻10 सेकंड के 7 सेकंड 6 सेकंड के अराउंड रहकर वो वापस भी आ जाता है, और उसी कारण वो एनर्जी इमिट करता है और रोशनी हमको दिखाई देती है, ठीक है। और जब भी हम उसे ले लेते हैं तो नीचे चला जाता है, ठीक है। इसके बाद फेलियर्स क्या आते हैं इनके कि ये नहीं बता पाए थे कि जो क्वांटम स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ये लोग, और इन्हें ये नहीं बताया था कि डुअल नेचर क्यों हो रहा है, क्योंकि कभी वेव के फॉर्म में कभी कभी हो रहा है, कभी पार्टिकल नेचर आ रहा है। क्योंकि हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमेशा पार्टिकल की तरह वेव करता है, लेकिन जब भी हम इसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये एक वेव की तरह रिप्रेजेंट कभी कभी होने लगता है, कि हमेशा वेव आके गिर रही होती है। तो वेव हमारा क्या होता है, बेसिकली हमारा एक चार्ज होता है। तो अगर वो चार्ज यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव में से होगा, तो अगर एक एटम का पार्ट है तो वो वेव कैसे हो सकती है। तो ये चीज़ें इनकी फेलियर में साबित हुई इनकी। और इनका बेसिकली क्या था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा, मैंने आपको बताया जैसा कि। उसके बाद स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, यानी कि स्पेक्ट्रम के मामले में ये पूरे इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इनके पास। तो आगे हम देख लेते हैं आगे क्या चीज़ें बताने के लिए हमारे पास। आगे हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम। तो यहाँ पर क्या लिखा है वो देख लेते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी कि जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, जैसे आपको बताऊँ मैं कि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, लेकिन उसको हम लिखते हैं छोटे से। अभी तो हम 1sp2 2sp2 के फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन पहले हम लिखते आ रहे थे 2 8 ऐसे करके, मतलब 2 8 18 2 8 10 ऐसे करके 2 8 8 18 ऐसे करके हम अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हुए आ रहे थे। जैसे कि अगर आर्गन है तो उसको हम लिखेंगे 2 8 8, तो ऐसे करके हम क्यों लिख रहे थे। तो उसके लिखने के पीछे हमारा जो बेसिक रीज़न था वो यही था कि हम उसको कॉन्फ़िगरेट कर रहे थे हर अपने शेल्स के अराउंड, ठीक है। तो उसके बाद ऑफबाउ प्रिंसिपल आया। तो ऑफबाउ ने क्या कहा कि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा कि कहें कि पिछड़ी चीज़ है जिसको हम ऐसे करके लिख रहे हैं। तो इन्होंने सब शेल्स बताए जिसमें इन्होंने फिल्ड करा, जिसमें हम इन लोगों ने 1s 2s 2p 3s 3p 4s 5p ऐसे करके इन्होंने डिनोट करा, और उसमें कहा कि इसमें भरे जाएंगे। इन्होंने ये बताया कि s जो होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, p होगा उसमें 6 भरे जाएंगे 3 के पेयर के फॉर्म में, ऐसे डी में 5 के पेयर के 5 के फॉर्म में 10 भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, और एफ में 14 7 के पेयर में, ठीक है। और ऐसे ही आगे हुंड्स रूल आए, ये सब चीज़ें आई। तो इसको हम आगे के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कितने एटम फिल्ड करे जा सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, पाउली एक्सक्लूसिव, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी, अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स के बारे में। तो इसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और कोरोना से बच के रहें और मास्क लगाएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में।